मित्रों, भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से कौन परिचित नहीं है। ऐसा कौन हिंदुस्तानी होगा जो हमारी सेना के ऊपर गर्व महसूस नहीं करता। और इसी भावना को प्रकट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को हर हिंदुस्तानी सेना दिवस के रूप में मनाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर हमारे बीच सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम दत्ता साहब आपका आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और निश्चित रूप से ये बड़े फख्र की बात है कि हम सब के लिए कि आज हम आपको यहाँ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने चर्चा में आपसे चर्चा की और आपने बताया कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपके परिवार का नाम शामिल है, क्योंकि आपके परिवार ने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफिसर्स दिए हैं भारतीय सेना को। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। जी जी। देखिए, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें सेना एक जीवन शैली बनी जी। और मेरे पिताजी बतौर मेजर जनरल रिटायर हुए सेना से जी। उनके 3 भाई थे, वो भी सेना में सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी थे। हम भी 3 भाई हैं, वो भी सब अधिकारी हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, या तो वो सेना में अधिकारी हैं या वो सैन्य अधिकारियों से उनकी शादियां हुई हैं। जी 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 जी। तो जी। ये बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है हमारे लिए कि पूरा परिवार हमारा देश की सेवा में रहा है। जी। तो मुख्य रूप से आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं देखिए आगरा का ही रहने वाला हूँ और आगरा के पास फतेहाबाद के पास हमारा ज़मीनें हैं जी। तो हम यहीं के आगरा के रहने वाले। जी 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 जी। तो ये सेना में जाने का सिलसिला, देश सेवा का सिलसिला, ये कब से शुरू हुआ आपके परिवार में? देखिए, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छा योगदान दिया जी। और वो उस समय तत्कालीन जो कमिश्नर थे आगरा के, उन्होंने उनको सम्मानित किया और सनद दी गई। तो ये सिलसिला काफ़ी पीढ़ियों से चला आ रहा है जी। और इसको मेरे फादर जनरल दत्ता साहब ने इसको आयाम दिया जी। और उन्होंने हमको प्रेरित किया और संभाग में कई लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि वो सेना में अपनी जो सेवाएं हैं वो दें। जी जी। और उनका यही कहना था। उन्होंने जब वो रिटायर हुए 2002 में, तब उन्होंने एक यहाँ इंस्टीट्यूट भी खोला जो पहले निःशुल्क था और बाद में बड़ा मामूली शुल्क वो लेने लगे, क्योंकि जो चीज़ फ्री में दी जाती है अक्सर लोग उसकी कदर नहीं करते। जी जी जी। और करीब सैकड़ों संभाग के जो अधिकारी हैं वो उनकी देखरेख में या गाइडेंस में सेना में अधिकारी और बतौर सोल्जर भर्ती हुए। जी जी। निश्चित रूप से ये बड़े ही गर्व की बात है और ये बड़ा गर्व महसूस होता है कि आप इस अंचल के निवासी हैं और देश को आप अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका परिवार लगातार अपनी सेवा देता रहा है। तो ये जो सिलसिला जो आपके परिवार से शुरू हुआ, आपके ग्रैंडफादर से शुरू हुआ, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली? आपको अपने पिताजी से प्रेरणा मिली? कैसे आपने कब कमीशन लिया? जी, मुझे जब मेरे पिताजी सेना में अधिकारी थे तो वो जब छुट्टी आया करते थे या हम जब उनके साथ रहा करते थे, तो जो जीवन शैली थी उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा जी। और उसी समय मैंने ठान लिया था कि भाई मुझे सैन्य अधिकारी ही बनना है जी। तो मैंने जब मैं स्कूल में था तो मैंने एनसीसी में भी अपने आप को एनरोल किया जी। और उसका मुझे लाभ भी मिला और उसकी वजह से एक डिसिप्लिन लाइफ, एक जो मुकम्मल शख्सियत जिसे कहते हैं, कंप्लीट पर्सनालिटी है, वो आर्मी आपको प्रदान करती है। यहाँ आप अपनी जो सेवाएं हैं वो देश के लिए, देखिए देश के लिए तो हर व्यक्ति काम करता है निश्चित रूप से। हाँ, तो लेकिन जो सेना का जो रोल है, जिस तरह से आप देश की बिल्कुल सेवा जैसे आप देते हैं, वो काफ़ी सराहनीय है और वो मुझे लगा कि हाँ, ये जज्बा मेरे अंदर है और डिसिप्लिन और ड्यूटी का, तो मैं अपनी सेवाएं सेना में दे सकता हूँ। जी। तो आपके एजुकेशन वगैरह सब कुछ कहाँ से हुआ, कैसे सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जी, एजुकेशन तो क्योंकि फादर सेना में थे तो कई जगह हुआ। मैं आगरा में भी पढ़ा और बाकी स्कूल्स में भी मेरी शिक्षा हुई। ज़्यादातर सेंट्रल स्कूल में शिक्षा हुई क्योंकि उस समय केंद्रीय विद्यालय ही सेंट्रल लेवल पे थे और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते थे। तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग पढ़े हैं जी। और उसके बाद सेना में कमीशन मिला। मेरी उम्र करीब 20 साल 6 महीने थी जब मैं बतौर अधिकारी नियुक्त हो गया था। ये 1981-82 की बात होगी। हाँ जी, 82 की बात जी है। जी जी। सो तब से ये सिलसिला जारी है साहब। और तो 82 से लेकर आपने कितने वर्षों तक सेवा की अपनी? मैंने 2017 तक अपनी सेवाएं दी सेना को
और उसमें मैंने हर एरिया में सर्विस की, चाहे वो नागालैंड में इंसर्जेंसी प्रभावित एरिया हो, कश्मीर में मेरी 3 पोस्टिंग्स रही हैं जी। कश्मीर में मैं पढ़ा भी हूँ। अच्छा। और हाँ, वादी कश्मीर को काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और काफ़ी नज़दीक है मेरे हार्ट के, बिकॉज जब मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे तो उस समय मैं वहाँ पढ़ता था जी। और जब मैं वहाँ तैनात होके गया तो एक अजीब सा लगाव रहा वादी कश्मीर से। निश्चित रूप से तो कश्मीर मेरे काफ़ी क्लोज है और बहुत ही उम्दा जगह है। जिस तरह से भारतीय सेना वहाँ काम कर रही है, निश्चित रूप से वहाँ काफ़ी चेंज आया है और आएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि धारा 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद में काफी परिवर्तन हुआ है केंद्रीय नेतृत्व के देखरेख में और बहुत कुछ बदला है अब वहां पर। जी, यकीनन, क्योंकि देखिए 370 हटने के बाद अगर आप कश्मीर को देखें तो वहाँ केवल 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो प्रभावित हैं आतंकवाद से, और करीब 15% लोग ऐसे हैं जिनको या तो बंदूक थमा के या बंदूक दिखा के उनको इंसर्जेंसी में लिप्त किया जाता है। तो भारतीय सेना ने अभी अपना जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है वो काफ़ी सराहनीय है और वहाँ की जो लोकल आवाम है उसकी काफ़ी मदद की जा रही है। वहाँ के जो गुमराह यूथ हैं जो दरबदर थे उनको मुख्य धारा में लाया गया है और इससे काफ़ी वहाँ जो आतंकवाद है उसकी कमर तोड़ दी गई है। निश्चित रूप से यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि इस दिशा में भारतीय सेना का काम बहुत ही सराहनीय काम रहा है और वहाँ आतंकवाद की जो फसल जो उगती थी उसको समूल नाश करने का काम किया है भारतीय सेना ने, और इस पर हम सबको गर्व है, हम सब हिंदुस्तानियों को गर्व है इस बात पर। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना विश्व की उन उच्चतम या बेहतरीन सेनाओं में से है जहाँ लीडरशिप को बहुत तरजीह दी जाती है और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत ही आला दर्जे की है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए हमारा मेन मोटो यही रहता है, जो ऑफिसर्स का सिद्धांत है उसमें ये कहा जाता है कि नेशन फर्स्ट, यू नो द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सबसे पहले देश प्रथम, फिर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो दूसरे स्थान पे आते हैं और अंतिम जो ऑफिसर्स का क्रीडो है या सिद्धांत है वो ये कहता है कि आपका निज सुख, आपका आराम, आपकी सेफ्टी बतौर ऑफिसर विल ऑलवेज कम लास्ट, यू नो, एवरी टाइम एंड ऑलवेज। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। हाँ, निश्चित रूप से इसी जज्बे को सलाम करते हैं हम सब हिंदुस्तानी, क्योंकि इसी जज्बे के कारण हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। आप लोग सरहद पर हर मौसम में, चाहे वो सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, वहां अपनी ड्यूटी देते हैं, सजगता से ड्यूटी करते हैं आप सब लोग। तो निश्चित रूप से आपकी वजह से ही हम सब लोग यहाँ पर सुरक्षित होते हैं। तो आपने जो बताया कि आपकी जो सन 82 से जब आपने कमीशन हुए तब से लेकर और ये 2017 तक आपने सेवा की, तो मुख्य रूप से और कौन कौन से पड़ाव आपके जीवन काल में रहे, आपके सर्विस पीरियड में? देखिए, मैं क्योंकि काफ़ी मोटिवेटेड था सेना ज्वाइन करने के लिए और बड़ी यंग एज पे मुझे कमीशन प्राप्त हुआ, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी थीं और वो मैंने उनको भली भांति उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैं यंग ऑफिसर्स कोर्स में मुझे मेडल प्राप्त हुआ। बड़ी कम उम्र में मैंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो पास किया। फॉरेन असाइनमेंट मुझे मिला और मैं एडवाइज़र था रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान में, बतौर इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ और आर्मी वॉर कॉलेज से मैंने हायर कमांड कोर्स किया है, जो बहुत ही चुनिंदा अफसरों को ये मौका मिलता है। मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने कैरियर से, क्योंकि जो एक सैनिक मांग सकता था वो मुझे मिला। लेकिन हाँ, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में आप एक्सेल जब ही करेंगे जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर प्रोफेशन का एक मतलब मूलभूत सिद्धांत है कि जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपना 100% नहीं देंगे, तो आपको 100% नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं युवाओं को भी यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आर्मी कोई 9 से 5 तक का जॉब नहीं है, ये 24/7 एक इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको बिल्कुल उसमें वो कहते हैं ना कि डूब जाना है। डूब जाइए उसमें, डूब जाइए, बिल्कुल डूब जाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप केवल सेना की बात नहीं कर रहे, हम कोई भी काम करें, जब आप उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल। तो एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अपने आप में बड़ी बात है। और सेना में जब जाते हैं आप, तो फिर देश के लिए आप कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण बात होती है, गौरवपूर्ण चर्चा होती है, गौरवपूर्ण क्षण होते हैं वो। तो आप जो चर्चा कर रहे थे कि आपने अपने करियर में तमाम सारे पड़ाव देखे हैं, तो अभी जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी आप जी बड़े हमें इस बात का भी बड़ा गौरव और गर्व है कि जब मैं मथुरा में पोस्टेड था तो उसके बाद ही आदेश आए,
तो मैं एक दिन ऐसे ही चाय पी रहा था तो एक फ़ोन आया, तो मेरे अर्दली ने मुझे बताया कि साहब जनरल साहब का टेलीफोन है जी। तो मैंने उठाया तो देखा कि मेरे पिताजी की आवाज़ थी। अच्छा। तो हाँ, उस समय उस सर्विस में थे, मैं मेजर था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है। तो मैंने कहा साहब क्या? कहते अब तुम्हारी कश्मीर में तैनाती होगी जी। तो मैंने कहा चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा कब जाना है? कहता परसों जाना होगा आपको। तो मैंने कहा ये तो बड़ा कम समय है। कहता कोई बात नहीं। हालांकि तब तक हमें पता चल चुका था कि भाई कुछ इस तरह की सुगबुगाहट है बॉर्डर पे जी। और फिर तुरंत मैंने चार्ज मथुरा में दिया और अपना जो नया असाइनमेंट था उसको एक्सेप्ट किया। जी। तो ये भी एक गौरव की बात है कि आपको अपने पिताजी से इस तरह के आदेश मिले और आप वहाँ कारगिल जैसे ऑपरेशनल एरिया में तैनात हुए। और बड़ा ही कठिन ऑपरेशन था, जैसा आपको पता है कि भाई पाकिस्तानी जो हाइट्स थी उन पे बैठे हुए थे। जी। उन्होंने उस ऑपरेशन को काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ था। हालांकि उनकी मंशा पहले 10 पोस्ट लेने की थी, लेकिन फिर वो उनकी जो नीड और ग्रीड दोनों बढ़ती गई और उन्होंने उस ऑपरेशन को और एक्सटेंडेड मोड में ले गए। लेकिन भारतीय जो सेना है ये विक्ट्री उन लीडर्स की है जो यंग थे जी। जो बिल्कुल बच्चे थे। और आप देखिए 541 कैजुअलिटीज़ हुई उस युद्ध में और ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज़ हुई वो यंग ऑफिसर्स की हुई और यंग जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की हुई और यंग जवानों की हुई। और आज अगर जीत का ताज किसी के सर पे है तो उन यंग लीडर्स के हैं, चाहे वो ऑफिसर्स थे, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स थे या जवान थे। निश्चित रूप से उन्हीं की शहादत के चलते आज कश्मीर हमारे हाथ में है। और एक बहुत ही मतलब गर्व का क्षण था जब आप सब लोगों ने कारगिल पर अपना तिरंगा लहराया था। जी बिल्कुल। तो वहाँ का कुछ और कोई संस्मरण आपके पास हो तो हमारे श्रोता को शेयर कीजिए। हाँ देखिए, वहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि भारतीय सेना के पास उस समय थोड़ी सी इक्विपमेंट की कमी थी क्योंकि माउंटेन वॉर, हालांकि भारतीय सेना ऑलरेडी डिप्लॉयड है और बड़ी बैटल हार्डन्ड आर्मी है, लेकिन इक्विपमेंट उतना था नहीं उस समय और एकदम ऑफ द कफ वी वर टेकन बाय सरप्राइज। तो आपको याद होगा जनरल मलिक साहब का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है हम उसी से लड़ेंगे। जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ, वो काफ़ी मोटिवेटिंग स्टेटमेंट था उनका। और जब उन्होंने इस तरह से सेना को एड्रेस किया तो यंग ऑफिसर्स ने भी उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया और चरितार्थ किया। और मुझे याद है एक लड़का हुआ करता था हमारे साथ, श्याम सिंह उसका नाम था, राजस्थान का था। तो बड़ा ही होनहार लड़का था, लेकिन देखिए क्योंकि बैटल साइकोलॉजी में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा यंग था वो, करीब 18-19 साल का था, डर गया था। लेकिन हमने उसको पूरा युद्ध के लिए तैयार किया, मोटिवेट किया जी। और अनफॉर्चुनेटली उसकी शहादत हुई उस ऑपरेशन में, क्योंकि उसकी शादी हुई थी, गांव राजस्थान का था। तो हमने उसकी जो वाइफ थी उसने पलटन ने उसको अडॉप्ट किया और उसको ग्रेजुएशन कराया और वो आज इन्फोसिस में एक काफ़ी ऊंचे ओहदे पे कार्यरत है। तो सेना का जो कार्यकाल है वो एक एक्सटेंडेड फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बतौर फैमिली उस लड़की को अपनाया और आज उसको गाइड करके आज वो इन्फोसिस में एक ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से अभी कुछ दिनों पहले चर्चा हो रही थी सैनिक कल्याण बोर्ड जो आपके यहाँ गठन होता है, जो वो लोग बहुत कुछ प्रयास करते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, जो चाहे वो सेवानिवृत्त लोग हों या जो लोग शहादत जिन लोगों ने पाई है तो उनके परिवार के लोग हैं, उनको सारी चीजें सुविधाएं और जीवन यापन के लिए मुहैया कराने के लिए वो लोग पूरा प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि न इंतजार करो शहीदों का, शहीद घर नहीं जन्नत को जाते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर वो जन्नत में हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें और उस परिवार को अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें सम्मिलित करें। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी बात है और ये होना ही चाहिए। दत्ता साहब, जो आपने बताया कि आप 82 से लेकर 2017 तक लगातार सेवा में रहे, तो अब जो चूंकि आपका एक बहुत बड़ा अनुभव है तो हम ये चाहेंगे कि हमारे युवा जो देश की सेवा में जाना चाहते हैं तो वो आपसे कुछ मोटिवेट हों, तो कैसे जा सकते हैं देश की सेवा में? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि देखिए भारत के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 करोड़ जनसंख्या हम हर साल ऐड कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या करीब 2.46 करोड़ है। तो जहाँ एक ऑस्ट्रेलिया विश्व में अपने देश में ऐड होता जाए और 1 करोड़ 20 लाख बच्चा जॉब्स की लाइन में खड़ा हो जाता है जी। तो मैं युवाओं से यही अनुरोध करूंगा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक ऐसा इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहां अभी भी सिलेक्शन फेयर है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी आपको, क्योंकि भारतीय सेना में जॉब करना केवल जॉब ही नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ है।
बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को डेडिकेट करना है और बड़े यंग एज से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि देखिए एक बच्चे के ऊपर आजकल बड़े प्रेशर्स हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तो शायद इतने, क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था, आजकल किसी बच्चों के नंबर ऐसे आते हैं जैसे थर्मामीटर में टेम्परेचर आता है 98.5, 97.8, और हमारे तो हाई स्कूल से लेके शायद आगे ग्रेजुएशन तक अगर नंबर मिला दिए जाएं तो इतने नहीं हो पाते। तो अब उनको चाहिए कि अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करें और जल्दी शुरू करें, जिससे कि वो उन पे कोई प्रेशर न रहे। यानी कि आपका टारगेट, आपका फोकस पहले से पता होना चाहिए कि हमको देश की सेवा में जाना है, जी, उसी दिशा में उस तरह से आगे बढ़ना है। जी जी, क्योंकि मैं खुद मेरे फादर ने ये दी कैरियर नेविगेटर्स का वो किया था, पहले वो निःशुल्क कराते थे, और मैं भी अब उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को कैरियर गाइडेंस कैसे उनको तैयार किया जाए। और फिलहाल हमने देखिए 8 बच्चे हमने एनडीए रिटन में क्वालिफाई कराए हैं अपने संभाग के, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, निश्चित रूप से आप अपनी सेवा के बाद में और ये देश की सेवा के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं देश की सेवा में जाने के लिए। ये भी देश की ही सेवा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि अब वतन आपके हवाले साथियों, क्योंकि हमने तो अपनी इनिंग्स खेल ली। तो अब क्योंकि अब हमारा ये काम है कि अब हम सोसाइटी को वापस कुछ दे सके। और इसी के उसमें मैं कहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा होशियार है, मेधावी है, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कई बार वो अपना आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दत्ता साहब, अगर किसी बच्चे को जाना है, अगर आर्मी में जाना है या किसी भी देश की सेवा में जाना है, तो वो किस तरह से तैयारी करे, किस तरह से क्या करे, उसको शुरुआत कैसे करें? देखिए 8वीं 9वीं पास करते ही बच्चे को पेरेंट्स ये चाहिए कि उसको इनिशिएट करें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की तरफ, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे उस पर ध्यान दें। छोटे छोटे लेक्चरेट्स या छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन में उसको इनिशिएट करें और ये प्रेरित करें बच्चे को कि भाई वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो उससे उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम आता है 12वीं में, जब आप 11वीं में होते हैं तब आप दे सकते हैं, और 12वीं में अगर आप आ गए हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो जब आप शुरुआत से उसकी तैयारी करने शुरू कर देते हैं, आपके पास समय होता है, तो आपके लिए वो टारगेट अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब कई बार मैंने बच्चे देखे हैं कि वो ये चाहते हैं कि साहब किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया या फीस दे दी, महज फीस देने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपने कहा। और यहीं पर ये बात आती है कि आपने कहा कि एनडीए और सीडीएस, तो उसकी भी तैयारी कैसे होती है उसकी? हाँ बिल्कुल, एनडीए में देखिए 2 पेपर होते हैं। एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है 300 का, जो 11वीं 12वीं लेवल का मैथमेटिक्स आता है, और दूसरा पेपर होता है जीएटी, जनरल अवेयरनेस टेस्ट होता है, जिसमें 50 सवाल आते हैं इंग्लिश के 200 नंबर के, और 400 जनरल नॉलेज, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आते हैं। तो टोटल ये करीब 900 नंबर का आपका एग्जाम होता है। कट ऑफ जनरली 40% के ऊपर चली जाती है। हाँ, 350 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, तो लोगों में कई बार इस तरह की गलत धारणा है कि साहब ये बहुत बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 97, 95, 85% नंबर ले रहे हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि आप 50% नंबर, 350 नंबर नहीं ले सकते हैं, जो बिल्कुल। और सीडीएस में देखिए थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि सीडीएस में भी अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो उसमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की एंट्री है, जिसमें आप केवल 2 ही पेपर होते हैं, इंग्लिश और जीके का। और आईएमए के लिए अगर आपने जाना है तो आपको उसमें मैथमेटिक्स का भी पेपर देना पड़ेगा, लेकिन उसमें हाई स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स आता है। फिर आपके पास एयरफोर्स की एंट्रीज हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रीज हैं, लॉ ग्रेजुएट्स की एंट्रीज हैं। तो सेना में काफ़ी अब एंट्रीज हैं, और हमारे यहाँ देखिए एग्ज़ाम बदस्तूर साल में 2 बार होते हैं। अच्छा। तो ये नहीं है कि बाकी सर्विसेज के साथ जब कभी इच्छा होगी किसी की तब वैकेंसीज निकलेंगी। ये बिल्कुल फिक्स है, अप्रैल और सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं, और नोटिफिकेशंस टाइम से आते हैं, और सिलेक्शन बड़ा फेयर है, और कोई रिजर्वेशन नहीं है या कोई इस तरह की कोई भाईबंदी वाला सिस्टम, मतलब बिल्कुल फेयर, बिल्कुल फेयर सिस्टम, एकदम ट्रांसपेरेंट वे में सारा काम होता है। और ये निश्चित रूप से हम भी, जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो वो इस बात से जरूर लाभान्वित होंगे, प्रेरित होंगे। और अगर उनके परिवार में कोई बच्चा अगर जाना चाहता है देश की सेवा में, सशस्त्र सेना में, तो उसके लिए उसको शुरू से ही तैयारी कराने के लिए
प्रवृत्त होंगे। बिल्कुल जी, उनको कराना चाहिए। और खासकर मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो वीर नारीज हैं या जो मार्टियर्स हैं, उनकी जो वार्ड्स हैं या उनके बच्चे हैं, उनको मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूं अपने इंस्टीट्यूट में। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा दत्ता साहब, एक बात और बताएं कि अभी हमारी सरकार ने अग्निवीर योजना के नाम से सेना में भर्ती के लिए अभियान चला रखा है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। देखिए, अग्निवीर अच्छी स्कीम है, सरकार ने उसको रोल आउट किया है, लेकिन उसमें मेरा एक ही मानना है कि उनको थोड़ा सा इसका जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए जी, रिटेंशन रेट थोड़ी बढ़ानी चाहिए। हालांकि सरकार ने रिजर्वेशन काफ़ी अग्निवीर्स को दूसरे जो इदारे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, कल ही मैं नोटिफिकेशन देख रहा था, आर्मी हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन आया है कि आईसीआईसीआई बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए भी अग्निवीर्स के लिए रिजर्वेशन किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, तो लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। और इतनी जल्दी एज में अगर आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है और रिजर्वेशन मिल जाता है, तरजीहत मिलती है या वरीयता मिलती है, तो ये आपके लिए निश्चित ही एक अपर एज होगा। तो ये अच्छी स्कीम है, लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और कैरियर के लिहाज से तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप उस एज पर जाकर आप इतना पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं अपने परिवार के लिए भी, और चाहे तो अगर फिर उसको 4 साल के बाद जो भी तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसके जो भी सीमाएं हैं या जो भी शर्तें हैं उसके अनुसार। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ट्रेनिंग में एक सोल्जर आपके अंदर बिठा दिया जाता है जो आपको हमेशा डिसिप्लिन में रखेगा। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो सोल्जर आपको हमेशा ऊपर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ही होगी। और आपको अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं, और जैसे जैसे फीडबैक मिलता जाएगा, सरकार, मुझे पूरा यकीन है, चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेगी और इस स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाएगी। बिल्कुल। ये जो अग्निवीर जो योजना है, उसके लिए अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि अभी लिखित परीक्षा भी शायद शुरू कर रहे हैं। जी जी, शुरू कर दी है। लिखित परीक्षा भी किया, क्योंकि देखिए अब इतने कैंडिडेट्स आने लगे हैं तो स्क्रीनिंग और फिल्टर्स इतने लगाने पड़ेंगे। फिल्टर होना जरूरी है। जरूरी है। जी, तो अब इस तरह से, क्योंकि पहले हमें याद है जब हम यंग ऑफिसर्स थे तो लोग ऐसे ही भर्ती हो जाया करती थी, दौड़ा दिए जाते थे या फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे ले लिया करते थे। तो अब इस तरह का जो अग्निवीर का भी जो रिटन है वो कोई इतना आसान नहीं है, उसमें भी कट ऑफ काफी अच्छी जाती है। तो मैं अनुरोध करूंगा युवाओं को कि भाई आप थोड़ा सा अपना जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल, फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो आपने करने ही है। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा जो चाहे वो अग्निवीर योजना हो या सेना में जाने के लिए कोई भी और भी जो माध्यम हो, तो उसमें जो फिजिकल फिटनेस है उसके बारे में आप बताइए। देखिए, फिजिकल फिटनेस एज ऑफिसर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेवल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में उस पर स्ट्रेस दिया जाता है। अग्निवीर स्कीम में फिजिकल फिटनेस पे केवल एक फिल्टरिंग स्टेज के लिए उसको किया जाता है, थोड़ी दौड़ कराई जाती है, पुशअप्स कराए जाते हैं, इस तरह से, जिससे कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको अलग कर दिया जाए जो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन एज एन ऑफिसर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपकी फिजिकल फिटनेस को वहाँ उस लेवल तक लाया जाता है। जो नॉर्मल फिजिकल फिटनेस है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे भी सेहत के लिए ज़रूरी है। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अपनी फिजिकल फिटनेस को तो रखना ही है फिट आपको, इसके अलावा जो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसको लगातार बढ़ाना है उसको। बिल्कुल, क्योंकि अब हर परीक्षा में इसके लिए भी लिखित परीक्षा होनी है, और जो भी आप CDS, NDA या जो भी आप करते हैं उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। तो प्रॉपर अपना एक टाइम टेबल बनाकर आप उसको मन में रखें, अपना फोकस रखें, आपको टारगेट रखना है और उस चीज को पाना है। कोई चीज असंभव नहीं होती कुछ भी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई चीज असंभव नहीं है। खासकर मैंने देखा है कि संभाग में बच्चों की जनरल अवेयरनेस या GK और इंग्लिश थोड़ी कमजोर रहती है। गणित में तो लड़के अच्छे हैं, काफी प्रखर हैं, लेकिन उनके अंदर एक कोई डर सा बैठा रहता है। तो वो उसकी प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी लैंग्वेज है वो लर्नेबल स्किल है, वो सीखी जा सकती है। तो उससे डरने की बजाय उससे जूझना है और उसके ऊपर हमें कामयाबी हासिल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डर के आगे जीत। डर के आगे जीत। दत्ता साहब, चूंकि सेना दिवस के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, तो सेना दिवस के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी, देखिए, सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है।
और सन 49 में 15 जनवरी को जब भारत का विभाजन हुआ था सन 47 में, तो पहली बार जनरल रॉय बुचर से जनरल करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। जी जी जी। और उनको CNC नियुक्त किया था, तो वो पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे जिनको नियुक्त किया था। जी। तो उसकी जो हैंडिंग टेक ओवर हुई थी, या जब बेटन उनको हैंड ओवर किया था, तो उसको कमेमोरेट करते हुए ये इस दिवस को मनाया जाता है। जी। और इस दिन हमारी काफ़ी सेरेमोनियल परेड्स होती हैं, जो हमारे वीर योद्धा हैं या जो वीर नारीज हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी है नई जनरेशन के लिए कि जब वो परेड देखते हैं तो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, देश की सेवा का, है, देश के लिए कुछ करने का। और अब सरकार ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि अब ये पहले आर्मी डे सेलिब्रेशन दिल्ली में ही हुआ करता था, अब उन्होंने इसको देश के विभिन्न सिटीज में करने का निर्णय लिया है। तो ये जो पहला आर्मी दिवस होगा ये दूसरे सिटी में होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देश के हर हिस्से में वो जज्बा आना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, और जी हाँ। ये बड़ा अच्छा स्टेप है जो सरकार ने लिया है। हाँ, ये तो एक सराहनीय पहल है सरकार की कि देश के दूसरे जो हिस्से हैं वहां पर भी लोगों को मालूम पड़े कि हाँ ये भी कुछ होता है। जी, जी। और लोग उससे प्रेरित हों। जी जी, बिल्कुल। जी जी जी। और मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया याद आता है, क्योंकि जनरल करियप्पा थे, उनका खुद का बेटा सन 65 की लड़ाई में युद्धबंदी था। जी। तो जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के सरबराह थे, तब उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला, क्योंकि वो दोनों साथ नौकरी की थी जब यूनाइटेड इंडिया था, तो उन्होंने कहा था मैं आपके लड़के को छोड़ सकता हूँ। तो जनरल करियप्पा साहब ने ये कहा था, क्या सब युद्धबंदियों को आप छोड़ सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, सबको तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो उनका जवाब ये था कि जो बाकी युद्धबंदी जिन दायरों में रहेंगे, मेरा बेटा भी वहीं रहेगा, जब वो छूटेंगे तब मेरा बेटा भी आएगा, मेरे बेटे को आपको कोई अलग से वरीयता देने की बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि सबको साथ लेकर साथ ले। बिल्कुल, क्योंकि एक वो लोग भी उसी परिवार के एक हिस्से हैं। जी जी जी। निश्चित रूप से ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं, देश के प्रति जज्बा जगाती हैं। और हम समझते हैं कि आपसे हमारी जो आज बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है, आपने इतना मोटिवेटिव जो बातचीत की है, जो हमारे युवा हैं उनको प्रेरित किया है देश की सशस्त्र सेनाओं में जाने के लिए, तो ये बहुत ही सराहनीय बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप चलते चलते? हाँ, मैं यही कहूँगा युवाओं को कि देखिए, कहते हैं ना कि यूं तो रोज लहू बहता है, यूं तो रोज लहू बहता है, खुशनसीब वो हैं जिनका लहू देश के काम आता है। क्या बात है, क्या बात है, जिनका लहू देश के काम आता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर आदमी को वो जज्बा होना चाहिए, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, क्योंकि देखिए मुल्क सबसे सर्वोपरि होता है। जो आपकी देश है वो सर्वोपरि है। देश है तो हम हैं। देश है तो हम हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए दत्ता साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने इतनी अच्छी बातें कहीं, अपने बारे में आपने बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, और जो देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आपने जो काम किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।